हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, पढ़ाई भी आपकी बेहतर चल रही होगी। और हमारा आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों, सेल का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। श्रेणी क्रम संयोजन हमने पढ़ा दिया था और आज के इस लेक्चर में समांतर क्रम संयोजन कराएंगे। क्लास 12 फिजिक्स चल रहा है चैप्टर 3। इसके पहले के जो भी लेक्चर हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो देर किस बात की जाइए, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोज हैं उसको अध्ययन करिए और बेहतर नोट्स बनाइए। यदि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास नोट्स नहीं है, तो फिर ये हमारा पर्सनल नंबर है 968529 जिसके माध्यम से आप 100 रुपये पे करके आप बेहतरीन हैंड रिटेड नोट्स ले सकते हैं। अपडेटेड नोट्स मिलेगा और आप विधिवत तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करें भाई साहब। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पर हम आपको कराने वाले हैं, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। समांतर क्रम संयोजन में पहले हम डायग्राम बनाते हैं। छोटा सा डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। इधर डायग्राम बना देते हैं, है ना। चलो साइड में डायग्राम बनाएंगे। जैसे हम प्यारे बच्चों कई सेल लेकर चलेंगे। जैसे हमारा ये सेल है, एक प्लस है, माइनस है, इसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। ठीक है, दूसरा सेल है प्यारे बच्चों, अलग अलग कलर से बनाते हैं तो कई सारे सेल हो जाएंगे। ये दूसरा सेल है ना, एक माइनस भाग है, इसका भी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। फिर प्यारे बच्चों और कई सेल हम जोड़ सकते हैं। ये तीसरा सेल है, ये प्लस है, इसका ये माइनस वाला भाग है ना, और इसका भी कहीं ना कहीं आंतरिक प्रतिरोध होगा। और प्यारे बच्चों जब इनको हम संयोजित करते हैं, जैसे हम एक और यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, और इसका भी कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। एक निश्चित बिंदु से इनको हम जोड़ते हैं। जैसे हम इनको एक निश्चित बिंदु से जोड़ेंगे तो ऐसा जोड़ देते हैं। ये लो भाई साहब, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओ, ये लो इसको आगे बढ़ाओ, ये जोड़ दिया अपन ने। ठीक है, पहले चित्र बना दूं, इसके बाद आपको समझाता हूं। बिल्कुल आप चिंता ना करो, ऐसा कर दो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के ऐसा कर दो, और इसको तो सीधा ही जोड़ दो। अब देखो इसमें और कई सारे जोड़ सकते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ऐसा करके डॉट का मतलब हो गया कि इसमें कई सारे हम सेल जोड़ सकते हैं, और ऐसे ही कई सारे सेल जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। डायग्राम दिख रहा, साइड में बनाया हूं, बेहतर रूप से कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए। इनको मैंने किसी एक बिंदु, निश्चित बिंदु से जोड़ा है, और ये दूसरा बिंदु है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ जोड़ दिया गया, एक कुंजी लगा दिया, और ये हमारा पूरा कॉम्बिनेशन बन चुका है डायग्राम के साथ। ठीक है, इनका यदि आंतरिक प्रतिरोध तो स्मॉल आर मैंने कर दिया, सबका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। और यदि विद्युत वाहक बल सब में समान है, सभी का विद्युत वाहक बल आपका ई है। जब भी हमारे समांतर क्रम की बात आती है प्यारे बच्चों, जैसे हमने आपको प्रतिरोध बताया था कि समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हो तो वहां पर जो विभवांतर होता है समान होता है। धारा अलग अलग हो जाती है लेकिन विभवांतर समान होता है। तो यहां पर विभवांतर का एक दूसरा रूप है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कहलाता क्या है प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास एक सेल है और परिपथ में आवेश को हम प्रवाहित करना चाहते हैं, तो एक बार प्रवाहित करने में जितना सेल द्वारा कार्य करना पड़ेगा या जितना सेल कार्य करेगा उसे हम बोलेंगे विद्युत वाहक बल। तो ये जो विभवांतर है विद्युत वाहक बल का ही रूप है, यानी जो विद्युत वाहक बल है विभवांतर का ही एक रूप है। क्योंकि हमने बताया था कि एक हमारे पास प्यारे बच्चों एक सेल है और सेल में दो इलेक्ट्रोड है, खुला परिपथ है, जुड़ा नहीं है, तब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर ही विद्युत वाहक बल कहलाता है। हम आपको एक एक टॉपिक समझाते हैं और उसका वीडियोज भी देते हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा कि भाई साहब हमारे पास कोई सेल है और सेल में दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, खुला परिपथ है, मतलब ये बाह्य परिपथ के साथ नहीं जुड़ा है। इधर से मान लो ये बाह्य परिपथ के साथ नहीं जुड़ा है, तब इन सेलों के बीच जो अधिकतम विभवांतर होगा वही विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो विद्युत वाहक बल है विभवांतर का ही एक रूप है। तो भाई साहब यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में, इसलिए सभी का विद्युत वाहक बल समान है। ये मतलब कुल विद्युत वाहक बल जितना हमारा एक का विद्युत वाहक बल होगा उतना ही होगा, कुछ करना ही नहीं है, तो विद्युत वाहक बल ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस कॉम्बिनेशन में आपने क्या सीखा भाई साहब कि इस कॉम्बिनेशन में हमने कहा कि जितने भी हमारे पास सेल हैं उसके धन ध्रुव को किसी एक निश्चित बिंदु ए से जोड़ा गया है और ऋण ध्रुव को किसी दूसरे बिंदु बी से जोड़ा गया है, और फिर इन दोनों बिंदुओं को एक प्रतिरोध आर के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में
सभी सेलों के धन ध्रुव को, सभी सेलों के धन ध्रुव को एक बिंदु ए तथा ऋण ध्रुव को, ऋण ध्रुव को हमने कहां जोड़ा प्यारे बच्चों? दूसरे बिंदु बी के साथ जोड़ा गया, दूसरे बिंदु बी के साथ जोड़ा गया है। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, लिखने में थोड़ा सा आप लोग समझते चलो, मैं बोलता चलता हूं, आप लोग लिखते चलो। ए व बी को एक प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, एक प्रतिरोध के साथ जोड़ देते हैं। जो चीज मैंने डायग्राम में किया वही चीज लिखा भाई साहब। जितने भी सेल हैं उनके धन ध्रुव को एक निश्चित बिंदु ए से और ऋण ध्रुव को एक निश्चित बिंदु बी से जोड़ दिया हमने। और प्यारे बच्चों हमने किया क्या है कि ए और बी के बीच एक प्रतिरोध जोड़ दिया है। अब मैं कह दूं कि माना स्मॉल एन सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में संयोजित है। कितने सेल हैं? एन सेल है। हमें पता नहीं है ना, इसलिए एन सेल कर दिया। 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25, 30, 50, 60, 70 कुछ भी हो सकता है। तो एन सेल किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है तथा परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। मैंने आपको बताया भैया विभवांतर सब में समान होता है, कुल होता है तो कुल ई हो जाएगा। ई एन ई नहीं करोगे, श्रेणी क्रम में एन ई करते हैं, लेकिन यहाँ पे एन ई नहीं करना है। कुल ए और बी के बीच, चाहे हम इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, जितना भी होगा ए और बी के बीच जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो ई ही होगा। चाहे आप ए की बात करो, चाहे बी की बात करो, चाहे सी, जितने भी इसमें जुड़े हैं सभी में भाई ए और बी के बीच जितना होगा उन सब में होगा, इसलिए कुल विद्युत वाहक बल ई हो गया। यदि तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर डैश हो तो प्यारे बच्चों 1/r डैश बराबर 1/r धन 1/r धन 1/r कहां तक भाई? n तक। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसमें आपको दिक्कत जा रही होगी। कैसे? हमने आपको बताया था जब प्रतिरोधों का समांतर क्रम में हमने कॉम्बिनेशन कराया था कि भाई साहब 1/r बराबर कितना होता है? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और यदि n है तो n बार हो जाएगा। सही है कि नहीं? तो यहां पर आंतरिक प्रतिरोध है ना, और सबके सब किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो फिर यही फार्मूला लगाना पड़ेगा ना भाई साहब कि भाई ये सेल है, सेल का सबका कहीं ना कहीं अपना आंतरिक प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या है भाई साहब? जब सेल में हम धारा प्रवाहित करते हैं, जो विद्युत अपघट्ट होता है उसके मार्ग में रुकावट डालता है, वही उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है। और यहां पर आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो भाई साहब, कि जो हमारा सेल है वो समांतर क्रम में जुड़ा है, मतलब उनका आंतरिक प्रतिरोध भी समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम का क्या होता है फार्मूला? 1/r बराबर 1/r1 प्लस r2 प्लस r, ऐसे करके यानी तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अन्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ये चीज आपने पढ़ा है कि भाई हमारा समांतर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आपका रेजिस्टेंस जो है, कुल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो भाई साहब कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम या तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम या तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं उनके व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। तो वही चीज तो मैं कर रहा हूं। 1/r डैश, पहले का ये r है तो 1/r, फिर 1/r, फिर 1/r, तो कहां तक जाएगा भाई? n बार जाएगा। तो यदि मैं कह दूं यहाँ पे n/r, तो ये कैसे कह सकते हो सर? जबरदस्ती थोड़ी ना। अरे भाई मैं कह रहा हूं 1 को 2 बार जोड़ो 2 आएगा, 3 बार जोड़ो 3 बार आएगा, 3 आएगा, 4 बार जोड़ो 4 आएगा, 1 को 10 बार जोड़ो 10 आएगा, तो 1 को n बार जोड़ो तो n आएगा। इसलिए बीच में तो प्लस है भाई साहब, नीचे तो r है तो r में कोई दिक्कत ही नहीं है, r रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। n बार है तो n/r कर दिया हमने, n/r कर दिया। क्यों? क्योंकि n बार था ना भाई साहब। तो हमारे पास क्या निकल कर आया? हमारे पास आया r डैश का मान
इसका मान आया आर डैश। यदि यहां से निकालूं मैं, दिख रहा है, यदि मैं यहां से आर डैश निकालूं तो पक्षांतर ये नीचे का ऊपर जाएगा तो ये भी r बटा n हो जाएगा। ये आर डैश है, ये जानते हो क्या आ गया है, ये केवल सेलों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आ गया। तो यदि मैं कह दूं परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध तो हम जानते हैं भाई साहब कि आर डैश धन कैपिटल आर, आर डैश का मतलब स्मॉल आर बटे एन धन कैपिटल आर। ये कहां से आ गया भाई, सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास आर डैश है। सेल का जितना भी सेल है भाई, जितने भी मान लो यहाँ पे 10 15 20 25 एन सेल हैं, उनका जो कुल आंतरिक प्रतिरोध हमारे पास आर डैश है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। तो दोनों को तो ऐड करेंगे ना, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो हमने ऐड कर दिया। अब यदि हम कह दें परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर कितना हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। यहां पे भी दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी, कहां से आ गया सर, ये हमें पता ही नहीं कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। तो कुल विद्युत वाहक बल E, प्रतिरोध कितना हो जाएगा R बटा N धन कैपिटल आर। यदि इसका हल करेंगे मेरे बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो आपका आर धन कैपिटल एन आर। ठीक, ये कहां से आ गया, थोड़ा सा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध कहां से आ गया, देखो जरा। कहीं पे मैं शॉर्टकट बता देता हूं, कहीं पे दिख रहा है खाली जगह, यहां पे ही बता देता हूं। देखो जरा, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर, सही है ना। तो यदि मैं कह दूं I बराबर तो V बटा आर, और प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको समझाया कि V का ही रूपांतरित रूप विद्युत वाहक बल है। V मतलब विभवांतर, V मतलब विभवांतर, तो भाई V का ही रूपांतरित रूप क्या है, विद्युत वाहक बल। इसलिए I यानी धारा, V विद्युत वाहक बल, R प्रतिरोध। तो यहां कुल प्रतिरोध की बात करेंगे ना, ये भी किसी ना किसी परिपथ का कुल प्रतिरोध ही है, इसलिए कुल प्रतिरोध की बात करेंगे मेरे बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। थोड़ा सा सर्दी जुकाम की वजह से गले में खराश अभी भी है ना, दिक्कत हो जाती है भाई साहब। तो ये आ गया धारा का व्यंजक, यहां तक क्लियर है। कैसे हो गया भाई साहब, ये कहां से आ गया सर, आर बटा एन कहां से आ गया, ये आर बटा एन, कैपिटल आर तो कैपिटल आर, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई एन का मल्टीप्लाई आर के साथ करेंगे, तो भाई नीचे में तो एन बचेगा ना, तो ये नीचे वाला एन ऊपर चला जाए, तो एन ई बटा आर प्लस कैपिटल आर के साथ मल्टीप्लाई एन का कर दिए, ये आई का मान आ गया। यहां तक यदि क्लियर हो गया हो तो थोड़ा सा हम कंडीशन लगाएंगे। ये तो धारा है कि भाई साहब कब धारा का मान अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा, इन दोनों के कंडीशन में, यानी आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध के स्थिति में कब धारा का मान अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा, यानी अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए हमें कब जोड़ना चाहिए इनको समांतर क्रम में, या कब नहीं जोड़ना चाहिए। समझ रहे हो, ये चीज सीखना है भाई। ये भी तो होता है ना कि जैसे हम सेलों का श्रेणी क्रम जोड़ दे कि समांतर क्रम जोड़ दे। भाई अधिकतम धारा के लिए तो करते हैं कि कब हम श्रेणी क्रम जोड़ें, कब समांतर क्रम जोड़ें, तो इसका डिफरेंस यहां पर मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है, थोड़ा सा ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और हम इसको आगे मिटाएंगे फिर बच्चों, इसलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। नीचे लिख सकते हो कि यही समांतर क्रम में जुड़े सेलों में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक है। समांतर क्रम में जुड़े सेलों में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे देखना, थोड़ा सा मैं यहां से इसको क्लीन कर देता हूं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समझाऊंगा कंडीशन। देखो जरा, कंडीशन मैं यहां पे लिखता हूं, कंडीशन फर्स्ट। यदि मैं कह दूं कि जितने भी यहां पे सेल जुड़े हैं उनका आंतरिक प्रतिरोध अत्यंत कम हो, बहुत कम हो, यानी स्मॉल आर का मान लेस देन एन आर से, या एन का पक्षांतर कर दूं, या ऐसा भी कह दूं आर बटा एन का मान छोटा हो किससे, कैपिटल आर से।
यानी जो भी हमारे पास सेल जुड़े हैं उनका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो। यदि बहुत कम हो तब हम क्या कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे। जब उपेक्षा कर देंगे तो आएगा यानी ई, आर का उपेक्षा कर देंगे प्यारे बच्चों तो एन आर, स्मॉल आर का उपेक्षा कर दिए, स्मॉल आर का ही उपेक्षा क्यों? अभी ये मानकर चल रहे हैं कि आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, सेलों की आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध है, तो हम स्मॉल आर को ही उपेक्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, नगण्य है। तब ये जो एन से एन कट जाएगा तो ई बटा आर, ई बटा आर का मतलब होता है भी बटा आर, और भी बटा आर का मतलब होता है आई, आई मतलब बहने वाली धारा। तो ये प्यारे बच्चों एक सेल में बहने वाली धारा है, एक सेल में बहने वाली धारा है। ओ माय गॉड, अर्थात इससे निष्कर्ष ये निकला कि सर जब इस क्रम में हमको जोड़ना ही था तो एक सेल में धारा है, हम क्या निकाल रहे हैं, कुल, और आ रहा एक सेल का, मतलब कुल धारा एक सेल में प्रवाहित धारा के बराबर है, तो फिर तो गड़बड़ है ना। मतलब आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम नहीं होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं, थोड़ा समझो जरा कि भाई साहब हमने निकालना सीखा कि इसमें कुल धारा कितना आ रहा है, तो कुल धारा हमने निकाला कब, जब आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, तब हम धारा निकाल रहे हैं। तो धारा में क्या निकल कर आ रहा है कि सर आई बराबर एक सेल में बहने वाली धारा, मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध यदि बहुत कम है तब जो धारा है वो एक सेल के धारा के बराबर है। तो फिर हम एक ही सेल यूज करें, 1000 सेल यूज करने का क्या तात्पर्य है? रुकिए जरा, दूसरा कंडीशन, यदि ये पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन प्यारे बच्चों, यदि हमारा आर का मान, यानी हमारा ऐसा हो जाए, उल्टा हो जाए, या आर बटा एन बड़ा हो कैपिटल आर से, तब प्यारे बच्चों तब आई बराबर कितना हो जाएगा, एन ई बटा आर। भाई हम एन आर की उपेक्षा करेंगे, एन आर की उपेक्षा करेंगे, मतलब एन ई बटा आर, मतलब एन गुणे ई बटा आर हमने बताया धारा है, एक सेल में बहने वाली धारा है, एक सेल में बहने वाली, देखो जरा, मजा तो तभी आता है जब समझ में आता है, अन्यथा तो मजा नहीं आएगा। हमने कहा कि भाई साहब जब आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, निकल कर आ रहा है वो किसी एक सेल के धारा के बराबर आ रहा है, लेकिन हमने उल्टा कर दिया कि आंतरिक प्रतिरोध अधिक है, बाह्य प्रतिरोध कम है, कैपिटल आर का मान बहुत कम है। तो हमने देखा कि जो धारा आ रहा है भाई साहब, ये जो तुल्य धारा है, ये कैपिटल आई है, ये जो तुल्य धारा है वो एक सेल में बहने वाली धारा के n के गुणज के बराबर है, यानी n का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब जितने सेल हैं उतना का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब हम यदि समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो भाई कौन सा स्थिति सही होगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए, अधिक होना चाहिए? तो भाई अधिक होना चाहिए। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध है अधिक होना चाहिए, तभी अधिक धारा का मान मिलेगा। और प्यारे बच्चों एक चीज यहां से निष्कर्ष निकला कि यदि आंतरिक प्रतिरोध अधिक है सर तो हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारा अधिक मिलेगी, और कहीं आंतरिक प्रतिरोध कम हो गया तो फिर किस क्रम में जोड़ेंगे? तो फिर वहां हमें सीखने, प्रतिरोध कम है तो प्यारे बच्चों उसे हम किस क्रम में जोड़ें? श्रेणी क्रम में जोड़ें। और यदि आंतरिक प्रतिरोध अधिक है तो फिर हम समांतर क्रम में जोड़ें, तभी धारा अधिक मिलेगी। भाई हमने अभी देखा था कि यदि आंतरिक प्रतिरोध कम कर दें तो फिर जो धारा है भाई साहब, भले 1000 सेल जोड़ कर रखे हो, जो धारा कुल धारा है वो एक सेल के धारा के मान के बराबर आ रहा है, तो फिर क्या मतलब है भाई समांतर क्रम जोड़ने का? अरे रुको तो भाई साहब, हमने कहा कि यदि आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो जाए तो जो धारा है सभी सेलों के n के गुणज के बराबर है, यानी एक सेल में जितनी धारा बह रही है उसके n के मल्टीपल के बराबर है, n का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब इसमें जो कुल धारा कब अधिक आ रही है? जब r का मान क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। आंतरिक प्रतिरोध अधिक है तब धारा अधिक मिल रहा है। मतलब इससे निष्कर्ष निकला कि समांतर क्रम में कब जोड़ें, सेलों का समांतर क्रम कब जोड़ना चाहिए प्यारे बच्चों? तो कब जोड़ना चाहिए? जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो? अधिक हो। ठीक है ना? क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गया प्यारे बच्चों कि कब हमें समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए? सेलों को समांतर क्रम में उस स्थिति में जोड़ना चाहिए जब
आंतरिक प्रतिरोध क्या हो प्यारे बच्चों, प्रतिरोध की तुलना में, है ना, आंतरिक प्रतिरोध अधिक होना चाहिए बाह्य प्रतिरोध की तुलना में। ठीक है, क्लियर है। चलो ये चीज निष्कर्ष निकाल लिया आपने, दोनों चीज, यहां से दो चीज निष्कर्ष, भाई ऐसा भी कह सकते हो ना भाई, आंतरिक प्रतिरोध अधिक है तब हमें इस क्रम में जोड़ना चाहिए, किससे, कैपिटल आर से। और मेरे बच्चों एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि बेहतरीन नोट्स ले सकते हैं तो आप ले लीजिए और बेहतर तैयारी करिए यार, और 100 रुपए आप वैसे भी खर्च कर देते हो, इससे एक चीज हमें भी सपोर्ट मिल जाता है फाइनेंशियल, और थोड़ा सा आपके लिए हम बेहतर करने के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चों हम किसी भी टीचर को हायर करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो फाइनेंशियल सपोर्ट करना जरूरी होता है। अभी हिंदी इंग्लिश के भी टीचर मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियल के कारण ही नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्द ही कोशिश करूंगा आपको हिंदी इंग्लिश का लेक्चर दूं, जैसे भी करके आपको मैनेज करूंगा। तो एमपी बोर्ड के बच्चे जो भी स्पेशल रूप से, उनके लिए हिंदी इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, या कि किसी दूसरे टीचर से हायर करके मैं आपको लेक्चर एग्जाम के पहले मैं करवाऊंगा, चिंता नहीं करें। और बेहतर तैयारी करते रहें। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।